मतलब आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। जिससे आप कनेक्शन फील करें वो आप महसूस कर सकते हैं। काफ़ी दिनों के बाद हमारी क्लास हो रही है। काफ़ी लंबा लंबा गैप हो गया है। एक्चुअली कुछ काम था, बहुत थोड़ा शेड्यूल टाइट था, और जो है थोड़ा ये टाइपिंग वगैरह का भी इशू था जो नहीं हुआ था, है ना। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये जो है इकोलॉजी इकोसिस्टम के रिगार्डिंग आता है। हम इसी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कैसे हैबिटेट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वेदर है, क्लाइमेट है, नीके क्या होता है, और ऑर्गेनिज्म का और एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है वो सब हम इसके बीच में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है लर्निंग वाला ज़्यादा है। थोड़ा बहुत इसमें समझना है, ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है। अधिकतर चीज़ें आपको पता होंगी क्योंकि इकोसिस्टम जो ईवीएस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़ते रहते हैं, और जो है आई होप कि आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके, तो जो स्टडी है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इन द सेंस, इसका जो ये जो टॉपिक है ये इकोलॉजी के रिगार्डिंग आता है, और ऑर्गेनिज्म का रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, ये सब जो हम पढ़ते हैं ये इकोलॉजी के अंदर आता है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट और नेचर इज कॉल्ड इकोलॉजी। टर्म इकोलॉजी जो है अर्न हेकल ने दिया था, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, और रामदेव मिश्रा जो है इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं, जिनका जन्म जो है 26 अगस्त 1908 को हुआ था। इन्होंने बीएचयू में इकोलॉजी को पढ़ाया है। इनके एफर्ट की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल कमेटी ऑफ एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश किया था 1972 में, है ना। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट वाज इस्टेब्लिश इन व्हाट 1984 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। समझे, मतलब कि जो रामदेव मिश्रा है इंडियन इकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। ये इनका जन्म जो है 26 अगस्त 1908 में हुआ था, और इन्होंने जो है बीएचयू में जो है इकोलॉजी को पढ़ाया था। बीएचयू मतलब कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बनारस में है। वाराणसी, काशी उनके अदर नेम भी है, मतलब शहर के अदर नेम है। और इनके इफेक्ट्स की वजह से, इनके जो है मेहनत की वजह से हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन को 1972 में इस्टेब्लिश किया, और 1984 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाज इस्टेब्लिश्ड। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश कब किया गया इंडिया में? 1984 में। और नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कमीशन को जो है 1972 में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जो कि इंडियन इकोलॉजी के फादर है, उनके एफर्ट की वजह से इसको इस्टेब्लिश किया गया। इकोलॉजी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है, इकोलॉजी में हम जो है मेनली जो जिसको स्टडी करेंगे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे, जिसको ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, या पॉपुलेशन कहते हैं, या कम्युनिटी कहते हैं सॉरी, या फिर बायोमास कहते हैं। ओके, समझ में आया? मतलब जो है इकोलॉजी में हम एनिमल एंड नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, सिम्बायोसिस है या कॉमेंसलिज्म है या फिर एमेंसलिज्म में, क्या है, किसके रिगार्डिंग किस तरीके का रिलेशन है, कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये सब चीज़ें हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इकोलॉजी यहाँ पे लिखा भी होगा, टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय अर्न हेकल who was the German zoologist है, ये मैंने आपको बताया। And the Ramdev Mishra is the father of Ramdev Mishra is father of Indian ecology, who was born on 26th of October 1908. He taught ecology in BHU Banaras Hindu University. Due to his efforts, Government of India established National Committee for Environmental Planning and Coordination in 1972, and in 1984 Ministry of Environmental and Forest was established. Okay, इकोलॉजी मेनली कंसर्न विद 4 लेवल, समझ रहे हैं? इकोलॉजी को 4 लेवल से कंसर्न किया गया है। जैसे कि एनवायरनमेंट में क्या क्या है, आप अपने आसपास देखिए, सबसे ज़रूरी क्या हम हैं, मतलब कि एनिमल है और पेड़ पौधे हैं, मीन्स की नेचर है।
बाकी चीज़ें तो ह्यूमन मेड है ना, जो नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं उनकी बात हम इकोलॉजी में करते हैं मोस्टली, है ना। नेचर के थ्रू जो चीज़ें हमें दी गई हैं, या नेचर, हम भी तो नेचर के बनाए हुए हैं, पेड़ पौधे नेचर के बनाए, बनाया गया तो सीमेंट वगैरह भी नेचर का, लेकिन उसमें हमने मॉडिफाई करके घर बनाया है। नेचर ने घर बना के नहीं दिया, घर ह्यूमन क्रिएशन आर्टिफिशियल है। तो जो नेचर है, जैसे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम पढ़ेंगे किस में, इकोलॉजी में। इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम ऑर्गेनिज्म है, और जो है मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, और सब एम्फीबियंस, ये सब है ना। और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो किसी की भी हो सकती है, पॉपुलेशन एनिमल की भी है, पॉपुलेशन प्लांट की भी है, पॉपुलेशन हर्ब्स की भी है, पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की भी है। तो पॉपुलेशन में सारी वो है, कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी एंड बायोमास। बायोमास जो है, जो लिविंग और नॉन लिविंग का जो नेट बायोमास क्या है, वो सब जो है हम इसी में पढ़ेंगे। ओके, टर्म एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, दैट इज का जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएटेड होती हैं कुछ चीज़ें जो हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या आता है, उसमें हैबिट आती है, हैबिटेट आता है, निके आता है, एनवायरनमेंट आता है, वेदर आता है, टेम्परेचर आता है, क्लाइमेट आता है, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, बायोस्फीयर सॉरी नॉट बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, 5 चीज़ें मोस्टली पढ़ी जाती हैं। क्या क्या, फर्स्ट है हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट होता है ना, कैसे किसमें कैसे एटमॉस्फेयर में कौन रहना पसंद करता है। भाई कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं, कुछ है जो वार्म क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं, कुछ जो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, कुछ जो है सब जगह रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ पानी लैंड दोनों में रहते हैं, जिन्हें एम्फीबिया कहा जाता है, पढ़ा है ना। तो ये सब चीज़ें हैबिटेट में हम लोग पढ़ेंगे। निके है, निके क्या है, जहां पे जो पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन किसी एक स्पेसिफिक एरिया में अपनी लाइफ जी रही है, तो उसके बारे में उसको निके कहा जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं। किसमें, एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे। वेदर, कोल्ड है, वार्म है, या फिर जो है सुबह का मतलब दिन का एटमोसफेयर का टेम्परेचर कुछ जगह पे कम है, कुछ जगह पे ज़्यादा है, ये चीज़ें हम टेम्परेचर में सॉरी वेदर में पढ़ेंगे। क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्या होता है कि अचानक से जैसे टेम्परेचर डाउन हो जाना, और जो है मतलब वेदर और क्लाइमेट, बेसिकली इसमें टेम्परेचर की चीज़ों को, टेम्परेचर से रिलेटेड क्लाइमेट, जैसे कि जो है बारिश है, सर्दी है, बरसात, इन सब से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। और बायोस्फीयर वो है जो है अर्थ का जो बायोस्फीयर है, जिसमें हम बायोस्फीयर में जो है एटमॉस्फेयर में हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, आयोनोस्फीयर है ना। जोन है ना, कहाँ पे ओजोन पाई जा रही है, ओजोन कौन से जोन में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर है ना, तो वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं हैबिटेट। हैबिटेट उसको कहा जाता है जिसमें लिविंग एरिया में जो स्पीसीज है, कोई भी एक स्पीसीज लिविंग जहाँ रह रही है, वहाँ पे वो रिप्रोडक्शन करेगी, रेस्ट करेगी, खाना खाएगी, और जो है वहीं पे अपने डेली क्रियाकलाप करेंगे। तो उस एरिया को, उस स्पीसीज का हैबिटेट मतलब कि घर कहा जाता है। मेरा घर है, हम जो है इंडिया में रहते हैं, इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमको पता है कि भाई नवंबर से लेके फरवरी तक सर्दियाँ रहती है, अक्टूबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम रहता है, मार्च से जो है फिर जून जुलाई अगस्त तक जो है, मार्च से जून जुलाई तक जो है गर्मी रहती है, जुलाई से जो है अगस्त सितंबर तक थोड़ा बारिश का मौसम रहता है, उसके बाद फिर सर्दियाँ आ जाती, ये सब चीज़ें हमारे हैबिटेट में आती हैं। तो इसमें क्या आता है, वाटर आता है, टेम्परेचर आता है, लाइट आती है, सॉयल आता है, ये सब की एलिमेंट है किसके, हैबिटेट के अकॉर्डिंग, इन्हीं के अकॉर्डिंग तो हैबिटेट डिसाइड होता है। जो फिजिकल वेरिएशन शो करते हैं या केमिकल कंडीशन शो करते हैं हैबिटेट में, टेम्परेचर, वाटर और जो लाइट है ना। और ये जो इसमें कई सारे वो भी ना पैथोजेंस होते हैं जो हमें हार्म कर रहे हैं, या हम किसी को हार्म कर रहे हैं, हमारे लिए जैसे कोई चीज़ हार्मफुल है, हम भी तो किसी के लिए हार्मफुल है, हम भी तो नेचर का शोषण कर ही रहे हैं ना। तो कई जगह पे हम भी जो है पैथोजन का काम कर देते हैं, मतलब पैथोजन मतलब बीमारी कोज करने वाले, लेकिन हम बीमारी नहीं कोज, लेकिन नुकसान तो पहुंचाते हैं ना, वही पेड़ पौधे काटते हैं अपनी जरूरतों के लिए।
और सेकंड क्या, पैरासाइट्स हैं। अब हम किस पे हम पैरासाइट नहीं, हम कंज्यूमर हैं। पैरासाइट क्या होता है, भाई उसी पे रह रहा है और जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा और अपना फायदा। एक तरीके से हम अपने आप को पैरासाइट में रख सकते हैं, क्योंकि हम नेचर को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी पे डिपेंडेंट है ना। और जो है उसका फायदा तो कर नहीं रहा, उल्टा नुकसान ही कर रहा है, और हमें इसको बचा के रखना चाहिए अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। प्रीडेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर जो है, जैसे कॉम्पिटिटर का मतलब है कि सर्वाइवल के लिए जो फाइट होती है किसी ना किसी लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, लिविंग लेवल पे। अब जैसे हर जगह खाना नहीं है, मतलब मैं एग्जांपल में दे रही हूँ, जैसे कभी खाना नहीं मिल रहा है और उसमें आप कितना सर्वाइव करें, पानी है, टेम्परेचर का एकदम से, जैसे हम लोग तो उतना नहीं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है वो उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। जहाँ पे अब जैसे डेजर्ट जो एरिया है, थार का मरुस्थल वगैरह जो इंडिया में है, वहाँ पे जो 45+ टेम्परेचर हो जाता है गर्मी में। रहने को तो अब हम लोगों के यहाँ भी पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों को फैन कूलर वगैरह रखना होता है ना, तो वहाँ पे उस तरीके के प्लांट्स डेवलप होते हैं, उसी तरीके के एनिमल्स रहते हैं। जो एनिमल पानी वगैरह में रहना पसंद करते हैं वो डेजर्ट में नहीं मिलेंगे, है ना। जो एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं इसमें हैबिटेट में, उसमें क्या आता है, एबायोटिक कंपोनेंट में टेम्परेचर आता है, वाटर आता है, लाइट आता है और सोयल आता है, ये एबायोटिक कंपोनेंट है। तो हाँ, तो इसमें जो लिखा है ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हैबिटेट द लिविंग एरिया ऑफ ए स्पीसीज कंसर्न विद फीडिंग, खाने से, रिप्रोडक्शन से एंड रेस्ट। वाटर एंड लैंड आर द मेन हैबिटेट, ये जो है मेन हैबिटेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैबिटेट में क्या 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 आएगा, फीडिंग आएगी, रिप्रोडक्शन आएगा, रेस्ट आएगा, वाटर आएगा और रेस्ट आएगा, है ना। टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोयल आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ हैबिटेट। टेम्परेचर, लाइट, वाटर और सोयल जो है हैबिटेट में काफ़ी वेरिएशन, काफ़ी डिफरेंस डिफरेंस इनकी वजह से क्रिएट हो जाता है फिजिकल और केमिकल बेसिस पे। हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट। हैबिटेट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक में क्या, पैथोजेंस हैं, इंसेक्ट्स हैं और प्रीडेटर्स हैं, कंपिटिटर्स हैं, ये क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट है। और एबायोटिक कंपोनेंट कौन है, टेम्परेचर है, लाइट है और जो वाटर है और सोयल, ये एबायोटिक कंपोनेंट है। किसमें, हैबिटेट में, निके। नेक्स्ट क्या है, ये निके यहाँ पे है ना। निके में क्या आता है, द पार्ट ऑफ हैबिटेट विच इज यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू लीड इट्स लाइफ कॉल्ड निके। किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी हैबिटेट का जो पार्ट यूज किया जाता है उसे निके कहते हैं। अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए किसी भी एनिमल के द्वारा, किसी भी प्लांट के द्वारा जो उसका एटमॉस्फेयर का पार्ट यूज किया जाएगा उसे निके कहते हैं। हम हैं, जैसे हम जहाँ भी रह रहे हैं, जो जहाँ भी रह रहा है वो वहाँ का हवा, पानी, टेम्परेचर, सोयल, फूड सब यूज कर रहा है ना, तो हमारा वो निके है, हम उसी एरिया के अंदर रहने वाले हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंट, द सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स around us is called, around the organism is called environment। मेरे या आपके चारों तरफ जो भी है वो एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट को याद करने की जरूरत थोड़ा नहीं है, इसको बस इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करने वाले टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा रिकॉल करिए अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग खोल के समझेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एनवायरमेंट क्या, जो आपके चारों तरफ है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, है ना भाई। बायोटिक कंपोनेंट में जो है हम सिर्फ बायोलॉजिकल नेचर के रिलेटेड है और मोस्टली उन्हीं को रखते हैं ना, लेकिन एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों आते हैं, जो नेचुरल है वो भी और जो नेचुरल नहीं है वो भी, दोनों को हम उसमें रखते हैं। ओके, वेदर, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफियर ऑफ अ शॉर्ट टाइम, कंडीशन ऑफ एटमोसफियर एट गिवन प्लेस, है ना। वेदर का एक छोटे एरिया में, अब जैसे दुनिया बहुत बड़ी है, उसके बीच में इंडिया है एक छोटा सा, है ना। उस छोटे से इंडिया के अंदर एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये लखनऊ है ना। तो ऐसे तो हर जगह का हैबिटेट जो है ना, उसके इक्वेटर पे क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब हम यहाँ पे जैसे लखनऊ में हैं या इंडिया में हैं, तो यहाँ पे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे डे टू डे जो वेरिएशन आती हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में, और इनके जो है डे कंडीशन में या शॉर्ट टाइम के लिए जो ड्यूरेशन होती है गर्मी, सर्दी, बरसात की,
उसको क्या कहेंगे, उसको वेदर कहेंगे। हमारे 3 वेदर होती है मोस्टली, गर्मी, सर्दी, बरसात, और समर्स स्प्रिंग्स भी होती है ना। विंटर, रेनी, समर एंड स्प्रिंग, है ना। फेब में अब स्प्रिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वेदर है, डे टू डे बहुत छोटे टाइम के लिए जो आती हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर ऑफ एन एरिया विच इज मेनली डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। क्लाइमेट मेनली डिसाइडेड बाई टेम्परेचर एंड perception or perception included both rainfall and snow। यही मैं बताया ना कि जो क्लाइमेट और वेदर है तो लगभग दोनों एक ही चीज हैं। वेदर जो छोटे समय के लिए, जैसे अब हम लोगों के 4 वेदर आती हैं, समर, विंटर, रेनी एंड स्प्रिंग। लेकिन क्लाइमेट में क्या है, उस वही चीज को टेम्परेचर का गिर जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, रेन होना, बारिश हो रही है टेम्परेचर गिर गया, या फिर स्नोफॉल हो रहा है तो टेम्परेचर गिर गया, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, बारिश वगैरह नहीं हो, तो ये सब क्या क्लाइमेट के अंदर आते हैं। ओके, तो बायोस्फीयर, ऑल दोज पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर भैया एटमोस्फेयर का वो पार्ट जहां तक लाइफ है, जहां तक जिंदा हैं लोग या प्लांट जीवित रह सकते हैं, वो एटमोस्फेयर या बायोस्फेयर आता है। उसी में एटमोस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फेयर आता है और लिथोस्फेयर आता है। एक लेवल के बाद ऊपर जब आप माउंटेन्स पे जाएंगे, हाई हाइट पे जाएंगे, तो एक लेवल के बाद जो है, जो नॉर्मल प्लांट हम लोग को अपने घर के आसपास दिखते हैं वो नहीं दिखते, वहाँ पे दूसरे हर्ब्स और ट्री होते हैं। फिर और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे वो भी खत्म हो, फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत ऊंचाई पे जाके आपको कोई भी प्लांट नहीं मिलता कि वहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, प्लांट भी वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो है बायोस्फीयर है, इसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर जो है, ये 3 तरीके के हैं। और भी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी दिनों के बाद हमने क्लास लिया तो मैंने थोड़ा इजी टॉपिक रखा है कि आप धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे तो एक बैठने की या वीडियो को देख के सुनने की आदत हो जाएगी, क्योंकि गैप हो गया था, कुछ काम था, मैं काफ़ी बिजी थी। अब ठीक है, कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू हो, नहीं तो फिर इसको पढ़ेंगे घर पे। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा काम किया जा रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो जिनको इसकी ज़रूरत है उनको शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड इवनिंग।